नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं आपका इतिहास की इस क्लास में। साथियों, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में हमने पिछली क्लासों में चौहान साम्राज्य और मेवाड़ के गुहिल साम्राज्य के बारे में जानकारी ली थी। आज जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं उसमें आमेर के कछवा वंश से रिलेटेड जानकारी हम प्राप्त करेंगे। साथियों, आमेर का वो समृद्धशाली इतिहास जिसमें मानसिंह जैसे एक योद्धा को जन्म दिया, आमेर का वो इतिहास जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह जैसे एक कूटनीतिज्ञ को जन्म दिया, आमेर का वो समृद्धशाली इतिहास जिसमें एक वास्तुकार, एक खगोलविद, एक योद्धा, एक विद्वान सवाई जय सिंह ने जन्म लिया। साथियों, आमेर के कछवा वंश को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आमेर का जो कछवा वंश है, इस कछवा वंश की जानकारी सबसे पहले क्या है। तो साथियों, जो ये कछवाहा वंश है, एक कछवाहा वंश के शासक या आमेर के शासक स्वयं को भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। आपको पता है भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, एक का नाम लव और एक का नाम कुश। तो ये अपने आप को कुश का वंशज मानते थे। कुश का वंशज मानने के कारण ही साथियों इन्हें कहा गया कुशवाहा, और कुशवाहा से शब्द बना कछवाहा। तो अपने आप को कुश के वंशज ये मानते हैं। उसके बाद अगर देखें तो आमेर में इस कछवा वंश की स्थापना या कछवा वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों, 1137 ईस्वी में दुल्हे राय के द्वारा इस कछवा वंश की शुरुआत की गई। कई जगह इस दुल्हे राय का नाम तेजकरण भी मिलता है। साथियों, दुल्हे राय जी के द्वारा 1137 में दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी पहली राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद दुल्हे राय जी के द्वारा रामगढ़ के मीणाओं को हराया गया और रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया गया। याद रहे, सबसे पहले जो कछवा वंश की राजधानी बनी वो है साहब दौसा। फिर दौसा से धीरे धीरे ये रामगढ़ की ओर आए और रामगढ़ के मीणाओं को हराकर रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में निरूपित किया। रामगढ़ में दुल्हे राय जी के द्वारा अपनी कुल देवी जमवाई माता का मंदिर भी बनाया गया, और ये जमवाई माता का मंदिर होने के कारण आज ये रामगढ़ वर्तमान में जयपुर में जमवा रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ एक प्रसिद्ध बांध भी है और जयपुर को जलापूर्ति भी इसी बांध से वर्तमान में होती है। तो रामगढ़ और दौसा जो प्रारंभिक राजधानियां थी कछवा राजवंश की। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आमेर का इतिहास, तो आमेर तो अभी तक ये आए नहीं, अभी तक तो केवल ये दौसा में है और दौसा से रामगढ़ की ओर आए हैं। 1207 में कोकिल देव के द्वारा आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया, यानी कि स्टार्ट हुए दौसा से और फिर आए रामगढ़, और रामगढ़ के बाद फिर ये आए आमेर में। तो दौसा और रामगढ़ को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति तो कछवा वंश का संस्थापक दुल्हे राय था, लेकिन आमेर में जिसने राजधानी बनाई उसका नाम था कोकिल देव। कोकिल देव जी के बाद पृथ्वीराज कछवा का शासनकाल आया, और पृथ्वीराज कछवा का शासनकाल जब आया तो पृथ्वीराज कछवा के 12 पुत्र माने जाते हैं, और अपने 12 पुत्रों में अपने साम्राज्य का जो विभाजन किया, 12 भागों में जो अपने साम्राज्य को बांटा, साथियों उसी को 12 कोटड़ी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न कई बार आता है कि आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। तो आंसर होगा पृथ्वीराज जी कछवा के द्वारा। साथियों, ये वही पृथ्वीराज जी कछवा है जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, और राव मालदेव के साथ मिलकर राणा सांगा को युद्ध भूमि से निकालकर बसवा दौसा सुरक्षित ले गए थे। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग दिया, और राणा सांगा की वीरता से वशीभूत होकर इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा सांगा, और पृथ्वीराज कछवा के इसी पुत्र सांगा ने एक कस्बा बसाया, सांगानेर कस्बा। जो सांगानेर जो आज जयपुर में बसा हुआ है वो राणा सांगा के द्वारा नहीं बसाया गया, बल्कि कछवा वंश के राजा पृथ्वीराज कछवा के पुत्र सांगा के द्वारा बसाया गया था। और पृथ्वीराज कछवा ने राणा सांगा से प्रेरित होकर ही, उनकी वीरता से वशीभूत होकर ही अपने बेटे का नाम रखा था सांगा। पृथ्वीराज कछवा के समय
धार्मिक क्षेत्र में भी एक योगदान देखा जाता है कि कृष्णदास पयहारी जी के द्वारा गलता जी में रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की जाती है कृष्णदास पयहारी जी के द्वारा। तो पयहारी जो शब्द है इसका मतलब है कि ये केवल दूध जूस इन्हीं का सेवन करते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते। तो कुछ पीकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, खाना ये नहीं खाते, इसलिए इनका नाम हुआ कृष्णदास जी पयहारी। और गलता जी में इस रामानुज संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित हुई। इसी गलता जी को कहा जाता है साथियों राजस्थान का मंकी वैली। बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, अगर आप जयपुर आए तो गलता जी जरूर जाकर आए। तो कोकिलदेव के समय आमेर राजधानी बनी और पृथ्वीराज कछवाहा जी के समय 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू हुई। सांगानेर कस्बा इनके बेटे के द्वारा बसाया गया। खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया और गलता जी में इन्हीं के समय कृष्णदास जी पयहारी के द्वारा रामानुज संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित हुई। अगले शासकों में अगर देखें तो एक शासक आते हैं राजा भारमल। राजा भारमल के द्वारा, जब राजा भारमल शासक थे उस समय मुगल बादशाह था अकबर। राजा भारमल जी पहली बार मजनू खां के साथ अकबर से मिलने के लिए आगरा गए थे और आगरा में अकबर इनसे काफी इंप्रेस हुआ। भारमल जी से इंप्रेस होने का रीजन ये था कि जब दरबार में अकबर बैठा हुआ था तो बाहर मैदान में महलों में एक हाथी घुस आया और हाथी जो है वो बेकाबू हो गया था। पूरे मुगल सेनापति, पूरे मुगल सरदार, पूरी मुगल सेना से वो हाथी कब्जे में नहीं आया। उस हाथी पर काबू जब नहीं पाया गया तो भारमल जी ने कहा कि एक ट्राई मैं भी करूं। तो अकबर ने कहा कि जब इतने सैनिक, इतने बड़े बड़े वीर योद्धा मेरी सेना में है, जब ये इस हाथी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम किस खेत की चिड़िया हो। भारमल जी ने कहा कि एक बार मौका तो दो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भारमल जी ने 5 मिनट में उस हाथी को अपने कंट्रोल में ले लिया और हाथी के ऊपर पैर रख के चढ़ गए साहब भारमल जी। अकबर इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और इस तरीके से अकबर और भारमल जी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत के लिए आता था तो रास्ते में आमेर का राज्य पड़ता था। फिर दूसरी बार जब वो चगताई खां के माध्यम से भारमल जी अकबर से मिले, जब अकबर अजमेर जा रहा था तो रास्ते में चगताई खां के माध्यम से चगताई खां के साथ गए और अकबर से मिले। वहाँ अकबर ने एक प्रस्ताव रखा भारमल जी के साथ, भारमल जी के सामने प्रस्ताव रखा कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं और जब मैं अजमेर से वापस आऊँ तो आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर देना। तो पीछे विवाह की तैयारियां हुई। भारमल जी इस विवाह से खुश रहे और सांभर में 1562 में सांभर में अकबर और भारमल जी की बेटी जिसका नाम था हरकाबाई, इनका विवाह तय हुआ। विवाह संपन्न हुआ 1562 में और यही हरकाबाई मुगल इतिहास में मरियम उस जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो हरकाबाई जो आमेर में इनका नाम था, लेकिन मुगल इतिहास में इन्हें मरियम उस जमानी की उपाधि दी गई। और साथियों इसी हरकाबाई मरियम उस जमानी से जन्म हुआ था जहांगीर का, जिसके बचपन का नाम था सलीम। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला या अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला जो शासक था पूरे भारत में, राजस्थान का पहला जो राजपूत शासक था वो था आपका आमेर का राजा भारमल। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला अगर पहला व्यक्ति पूछा जाए तो भारमल है, शासक भारमल है। पहली रियासत पूछी जाए तो आमेर रियासत है और पहला राजवंश पूछा जाए तो कछवाहा राजवंश है। 1562 में जब यह विवाह संपन्न हुआ तो भारमल ने अपने बेटे भगवंत दास और अपने पोते मान सिंह को भी मुगलों की सेवा में भेज दिया। मरियम उस जमानी हरकाबाई का अकबर के जीवन पर काफी प्रभाव रहा और
यह माना जाता है कि अकबर ने हिंदुओं के प्रति एक हद तक जो उदार दृष्टिकोण अपनाया, हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया, तीर्थ यात्रा कर हटाया, या दरबार में कई प्रकार के हिंदू त्यौहार मनाने की या हिंदू रीति रिवाज अपनाने की, परंपराएं अपनाने की जो छूट अकबर के द्वारा दी गई, या अकबर की जो धार्मिक नीति थी या अकबर की जो राजपूत नीति थी, उनमें अकबर का जो उदार दृष्टिकोण देखने को मिलता है, उसमें एक हद तक हरका बाई का भी योगदान रहा होगा। हरका बाई के विवाह के बाद अकबर का हृदय परिवर्तित हुआ, अकबर में पोलाइटनेस आई। तो ये मरियम उज़ ज़मानी के नाम से हरका बाई इतिहास में जानी गई। भारमल जी के बाद आमेर के अगले शासक बनते हैं भगवंत दास जी। कुछ इतिहासकार इन्हें भगवान दास कहते हैं, कुछ इतिहासकार इन्हें भगवंत दास कहते हैं। इस विवाद में हमें नहीं पड़ना। भगवंत दास जी आमेर के अगले राजा बनते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1562 में जब हरका बाई का विवाह संपन्न हुआ था, उसी समय 1562 से ये मुगल सेवा में नियुक्त कर दिए गए थे। फिर बाद में भगवंत दास जी के द्वारा भी अपनी बेटी मान बाई का विवाह अकबर के बेटे जहांगीर के साथ करवा दिया गया। भारमल ने हरका बाई का विवाह अकबर से करवाया, जबकि भगवंत दास जी ने मान बाई का विवाह जहांगीर से करवाया। और जहांगीर और मान बाई के जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था खुसरो। जहांगीर के दो बेटे थे, एक का नाम था खुसरो और एक का नाम था खुर्रम। तो खुर्रम ही इतिहास में शाहजहां के नाम से अगला शासक बनता है। साथियों, भगवंत दास जी के अगर हम देखें तो कछवाओं की और मुगलों की एक वंशावली हम देखते हैं और इस वंशावली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये संबंध स्थापित हुए। साथियों, शुरुआत होती है भारमल जी से। भारमल जी के एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम हरका बाई था और बेटे का नाम भगवंत दास था। भारमल जी ने अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह करवाया अकबर के साथ, और अकबर के साथ जब ये विवाह हुआ तो इनसे संतान उत्पन्न हुई साहब जहांगीर। उसके बाद भारमल का जो बेटा था भगवंत दास, इस भगवंत दास के भी दो बच्चे थे, एक बेटी जिसका नाम था मानबाई, एक बेटा जिसका नाम था मानसिंह। जहांगीर का विवाह हुआ मानबाई के साथ और इन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम था खुसरो। जहांगीर का एक विवाह और हुआ था मारवाड़ की राजकुमारी जगत गोसाई के साथ, और ये जगत गोसाई जो है ये मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। जगत गोसाई और जहांगीर के साथ जो विवाह हुआ, इनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था खुर्रम, जो मुगल इतिहास में जहांगीर के बाद शाहजहां के नाम से अगला राजा बनता है। तो भारमल जी के दो बच्चे हैं। हरका बाई का विवाह अकबर के साथ हुआ, इससे जहांगीर का जन्म हुआ। भगवंत दास ने अपनी बेटी मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया, इससे खुसरो का जन्म हुआ। और मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के राजा थे, इन्होंने अपनी बेटी जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया, इससे खुर्रम का जन्म हुआ। तो ये वंशावली है, ये इनके वैवाहिक संबंध राजस्थान के साथ जो मुगलों के रहे उनकी एक जानकारी है। भगवंत दास जी के बाद इनका जो बेटा था मानसिंह, मानसिंह आमेर का अगला राजा बनेगा। तो आमेर का अगला शासक बनता है साहब मानसिंह। मानसिंह वो व्यक्ति था जिसने पूरे मुगल काल में सबसे बड़ा मनसब प्राप्त किया, और वो मनसब था साहब 7000 का मनसब। तो 7000 ही मनसबदारी थे आपके मानसिंह जी। अकबर ने कुछ तो योग्यता इस व्यक्ति में देखी होगी, तब इतना बड़ा मनसब, क्योंकि पूरे मुगल काल में 7000 का मनसब केवल दो व्यक्तियों को प्राप्त था। एक आमेर के राजा मानसिंह जी और दूसरे मिर्जा अजीज कोका। तो एकमात्र हिंदू मनसबदार था जिसे इतना बड़ा मनसब प्राप्त था, और मनसब शब्द सम्मान का सूचक था। मानसिंह जी 1589 से लेकर 1614 तक शासन इन्होंने किया। मानसिंह जी का जो जीवन काल है, इन्हें हम कई टुकड़ों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि मानसिंह जी एक वीर योद्धा थे, पराक्रमी व्यक्ति थे। कला संस्कृति के प्रति भी इनका कई सम्मान था, कई योगदान इन्होंने कला संस्कृति में, स्थापत्य कला में, मंदिर निर्माण कला में दिए। साहित्य में भी इनकी काफ़ी रुचि थी, एक प्रबल योद्धा भी ये माने जाते थे। इसलिए मानसिंह जी को कई भागों में विभाजित करके हम इनका अध्ययन कर सकते हैं।
मान सिंह जी के बारे में सबसे पहले हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मान सिंह जी का जन्म 1550 में मोजमाबाद आमेर में हुआ। 1562 में मुगलों की सेवा में ये नियुक्त हुए। 1569 में रणथंबोर का अभियान जब अकबर के द्वारा किया गया और रणथंबोर पर उस समय बूंदी के राव सुरजनहाड़ा का अधिकार था, तो भगवंत दास जी को रणथंबोर अभियान पर भेजा गया और भगवंत दास जी के साथ उनके बेटे मान सिंह को भी भेजा गया। तो रणथंबोर अभियान में भी इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उसके बाद 1572 में अकबर ने गुजरात पर अभियान किया और वहां सरनाल का युद्ध लड़ा गया। उसमें भी मान सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन रणथंबोर अभियान, गुजरात अभियान या कई और अभियान जो मान सिंह जी के द्वारा किए गए, उनमें मान सिंह जी एक स्वतंत्र सेनापति के रूप में नहीं जाते हैं। मान सिंह जी कभी टोडरमल के अधीन जा रहे हैं, कभी भगवंत दास जी के साथ जा रहे हैं, कभी अकबर के साथ जा रहे हैं। अब तक ये स्वतंत्र सेनापति के रूप में नहीं गए थे। उसके बाद जून 1576 में उदय सागर झील की पाल पर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर की ओर से ये शिष्टमंडल या दूत के रूप में जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। उस हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में मान सिंह जी पहली बार एक स्वतंत्र सेनापति के रूप में जाते हैं। युद्ध अनिर्णायक साबित होता है, लेकिन मान सिंह जी अब तक अकबर के दरबार में रहते हुए इतना सम्मान प्राप्त कर चुके थे अपनी वीरता के कारण कि अकबर इनसे प्रसन्न हुआ और जहां भी कोई सैनिक समस्या आती, कोई विद्रोह होता, कोई सैनिक अपने आप को, कोई सामंत या कोई मनसबदार कोई अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मान सिंह जी को भेजा जाता। साथियों, चूंकि हम जानते हैं कि उत्तर भारत में मुगलों का शासन था, लेकिन मैप के माध्यम से हम समझते हैं उत्तर भारत पर मुगलों का शासन था। ये इस वाले क्षेत्र पर मुगलों का कंप्लीट शासन हो चुका था। लेकिन ये वाला एरिया है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ये और एक ही बंगाल वाला एरिया और एक ही आपका दक्कन वाला एरिया, ये मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए अछूत रहे। मुगलों के हाथों में ये नहीं आए। अकबर एक बड़ा साम्राज्य निर्माता था, एक बड़ा योद्धा विद्वान था, लेकिन उसके समय भी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बंगाल और दक्कन, ये एक समस्या के रूप में ही मुगलों को हमेशा परेशान करते रहे, क्योंकि यहाँ पर इस इतनी दूर सुदूर में अपनी सेनाओं को रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सम्राट जो दिल्ली का बादशाह हुआ करता था, वो अपनी सेना को अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए चारों ओर रखता था। इसलिए इन क्षेत्रों में सेनाएं नियुक्त नहीं होने के कारण वहाँ जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय शासक थे, उन्होंने बार बार मुगलों के खिलाफ विद्रोह किए। ऐसा ही एक विद्रोह उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर मिर्जा हकीम के द्वारा किया गया। अभी हकीम मिर्जा कौन है? तो मुगल राज परिवार में उत्तराधिकारियों के अलावा जो चचेरे भाई वगैरह होते थे, राजा के जो चचेरे भाई है या बाकी मुगल परिवार के जो लोग हुआ करते थे, रिश्तेदार जिन्हें कह सकते हैं, उन्हें मिर्जा कहा जाता था। तो ये हकीम मिर्जा अकबर के ही परिवार का एक सदस्य था, जिसने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए मान सिंह जी को भेजा जाता है और मान सिंह जी ने इस हकीम मिर्जा के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। इस बात से अकबर खुश हुआ और अकबर ने 1585 में 1585 में मान सिंह जी को काबुल का सूबेदार, काबुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। काबुल का जब गवर्नर इनको नियुक्त किया गया, उसी बीच वहां की जो स्थानीय जनजातियां थी, स्थानीय जो कबीले थे, रोशनजाई कबीला, अफरीदी कबीला, यूसुफजाई कबीला, कई सारे कबीले उस क्षेत्र में रहा करते थे, उन कबीलों ने विद्रोह किया और मान सिंह जी ने इन रोशनजाई, यूसुफजाई, अफरीदी या
बाकी कुल 5 कबीले यहां पर थे। इन 5 कबीलों ने विद्रोह किया था। इस वजह से और इस विद्रोह को मान सिंह जी ने सफलतापूर्वक दबा दिया था। इस बात से अकबर और ज्यादा खुश हुआ और 5 कबीलों का दमन करने के कारण ही अकबर ने मान सिंह को एक सम्मान दिया कि आमेर का जो झंडा है वो 5 अलग अलग रंगों का रखा जाएगा। तो पचरंगी झंडा जो आज हम आमेर रियासत का देखते हैं, वो आमेर रियासत का पचरंगी झंडा पहली बार रोशन जाई और यूसुफ जाई कबीलों के दमन के कारण अकबर ने मान सिंह को सम्मान के रूप में दिया था। इससे पहले की अगर हम कंडीशन देखें तो आमेर की जो ध्वजा होती थी, आमेर का जो झंडा होता था, वो सफ़ेद रंग का होता था, जो भगवान श्री राम के समय का झंडा था। इसके बाद मान सिंह जी का ट्रांसफ़र किया जाता है और मान सिंह जी को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। 1587 में मान सिंह जी को बिहार का सूबेदार बनाया गया। जब ये बिहार की सूबेदारी पर थे तब बिहार में एक स्थान पड़ता है गिद्धौर, एक रियासत है बिहार में गिद्धौर। तो गिद्धौर के शासक पूरणमल को इन्होंने पराजित किया। जब ये बिहार के सूबेदार थे उसी समय 1589 में इनके पिता भगवंत दास जी की मृत्यु हो जाती है। और जब भगवंत दास जी की मृत्यु हुई उस समय ये पटना में थे, जो बिहार की राजधानी है वर्तमान में। तो मान सिंह जी पिता की मृत्यु के समय पटना में थे और पटना में ही इनका पहला राज्याभिषेक हुआ। फिर अगले साल 1590 में ये आमेर आए और आमेर में इनका विधिवत राज्याभिषेक किया गया। और इस विधिवत राज्याभिषेक के समय जो आमेर में हुआ, इसी समय अकबर ने इन्हें सांत्वना दी। अकबर ने इन्हें 5000 का मनसबदार बनाया और अकबर ने कहा कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, तो आज से मैं तुम्हारे पिता की भूमिका अदा करूँगा। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र के समान हो। इसलिए अकबर ने मान सिंह जी को फर्जंद की उपाधि दी और 5000 का मनसब दिया। याद रखना, अभी केवल मान सिंह जी को 5000 का मनसब मिला है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 7000 का सर्वोच्च मनसब मान सिंह जी को मिला हुआ था, वो 7000 का मनसब बाद में मिलेगा। मनसब को बाद में बढ़ाया जाएगा। जब इनका राज्याभिषेक आमेर में हुआ उस समय केवल 5000 का मनसब दिया गया और फर्जंद यानी कि पुत्र के समान, पुत्र के जैसा, ये फर्जंद की उपाधि मान सिंह जी को दी गई। उसके बाद मान सिंह जी का ट्रांसफ़र किया गया और मान सिंह जी को काबुल और बिहार के बाद अब बंगाल की सूबेदारी का मौका दिया गया। ये एक अपने आप में एक टास्क हुआ करता था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रांत था जिस पर सल्तनत काल में भी और मुगल काल में भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं किया जा सका। क्योंकि बंगाल में किसी को नियुक्त किया जाता था, वो विद्रोह कर देता था, उसको हटाकर किसी दूसरे को प्रशासक बनाया जाता था, किसी दूसरे को गवर्नर बनाया जाता था, तो वो विद्रोह कर देता था। तो ये जो तीनों जगह, ये आप काबुल देख रहे हो, बंगाल देख रहे हो, जहां समस्या थी वहां मान सिंह जी को भेजा जाता था। तो काबुल में जब समस्या आई सुदूर उत्तर पश्चिम में, तो मान सिंह जी गए। बिहार में समस्या आई तो बिहार में गए और बंगाल में जब समस्याएं आई तो बंगाल में भी ये चले गए। तो इनका जो ट्रांसफ़र होता था वो बिल्कुल टिपिकल कंडीशंस में किया जाता था और वहां पर भी ये आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करते थे। मान सिंह जी 1594 से लेकर 1605 तक, जब तक अकबर मरा 1605 में, तब तक बंगाल के सूबेदार रहे। और बंगाल के सूबेदार रहते हुए इन्होंने, बंगाल में रियासत पड़ती है कूच बिहार, कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को इन्होंने पराजित किया। और कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को पराजित करके उनकी जो बेटी थी, नाम था उनका अबला देवी, अबला देवी के साथ भी इन्होंने विवाह किया। उसके बाद पूर्वी बंगाल के राजा केदार के साथ इनका एक युद्ध हुआ और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर इन्होंने राजा केदार से शिला देवी की मूर्ति प्राप्त की। ये वही शिला देवी की मूर्ति है जो वर्तमान में आमेर के महलों में शिला माता के मंदिर में, शिला देवी के मंदिर में स्थापित है। तो हमें इन बातों का याद रखना है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि अकबर ने
क्रमशः मानसिंह को कहाँ कहाँ का सूबेदार या गवर्नर बनाया। तो सबसे पहले काबुल का गवर्नर बनाया, उसके बाद बिहार का गवर्नर बनाया, देन उसके बाद बंगाल का गवर्नर बनाया। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मानसिंह ने शिला देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की थी, तो वो राजा केदार जो पूर्वी बंगाल का शासक था उसको पराजित करके ये मूर्ति प्राप्त की थी। इसके बाद मानसिंह का सफ़र अभी ख़त्म नहीं होता है। मानसिंह इसके बाद उड़ीसा की ओर बढ़ता है और मानसिंह ने 1592 में अकबर की ओर से उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की। सुदूर उत्तर पश्चिम से पूरे मध्य भारत होते हुए बिहार, बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों पर मानसिंह ने ऐसी सैनिक कार्यवाही की कि पूरे भारत में राजा मानसिंह का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। उड़ीसा विजय 1592, थोड़ा याद रखना इसके बारे में। उसके बाद अकबर का अंतिम समय आया 1604, 1605। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अकबर ने मानसिंह जी से प्रसन्न होकर मानसिंह जी के मनसब को बढ़ा दिया और अब 7000 का मनसब इनका कर दिया, जो कि पूरे मुगल काल में सर्वोच्च मनसब था। ये मानसिंह जी को प्राप्त था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं और एक दो बार प्रश्न आया हुआ भी है कि साहब जयपुर के किस राजा को सबसे पहले मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी गई थी। तो हम वहाँ कई बार आंसर मिर्ज़ा राजा जय सिंह प्रथम जिसे कहा जाता है, जय सिंह प्रथम, उसे मिर्ज़ा राजा की उपाधि पहली उपाधि मानते हैं। लेकिन आरपीएससी ये मानती है कि मिर्ज़ा राजा का खिताब पहली बार मानसिंह जी को प्राप्त हुआ था। जब जहांगीर शासक बना, अकबर की मृत्यु के बाद एक समय ऐसा आया कि अगला शासक किसे नियुक्त किया जाए, तो मानसिंह जी जो थे वो जहांगीर के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनमें जहांगीर में उन्हें ऐसी योग्यता नज़र नहीं आती थी कि इतने विशाल मुगल साम्राज्य को जो अकबर ने तैयार किया है उसे जहांगीर संभाल सकता है। मानसिंह जी ने जहांगीर के शासक बनने का विरोध किया, लेकिन जहांगीर अगला शासक बन जाता है। और जहांगीर जब अगला शासक बना तो बंगाल की सूबेदारी जो मानसिंह जी को प्राप्त थी वो जारी रही। लेकिन जब इस बात का राज खुला कि ये मानसिंह जी थे जिन्होंने मेरे राजा बनने का, मेरे बादशाह बनने का विरोध किया था, तब जहांगीर ने इन्हें पनिशमेंट देने का निर्णय लिया। और पनिशमेंट देने के लिए, इनको दंडित करने के लिए इन्हें दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया। और दक्षिण में एक रियासत है, एक राज्य है अहमदनगर राज्य। उस अहमदनगर राज्य का सूबेदार इनको बना दिया गया। अगर किसी को भी सज़ा देनी होती थी, किसी भी सैनिक को, सेनापति को, सरदार को, तो उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया जाता था। और दक्कन मुगलों की कब्र थी। अकबर से लेकर औरंगजेब तक दक्कन यानी कि दक्षिण भारत पर कोई पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाया था। और यहाँ तक कि औरंगजेब की मृत्यु दक्कन अभियानों में हुई। जिस प्रकार नेपोलियन के लिए स्पेन प्रायद्वीप का जो युद्ध था वो नासूर साबित हुआ, उसी प्रकार औरंगजेब के लिए दक्कन प्रायद्वीप नासूर साबित हुआ। तो साथियों, जहांगीर ने मानसिंह जी को सजा देने के उद्देश्य से इन्हें अहमदनगर की सूबेदारी सौंप दी। और अहमदनगर से जब ये बीच में वापस आ रहे थे 1614 में, तो महाराष्ट्र में एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह जी की मृत्यु हो गई। तो ये मानसिंह जी थे जिन्होंने 1562 में मुगलों की सेवा शुरू की। उसके बाद इन्हें क्रमशः काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाया गया। उड़ीसा विजय की 1604-05 में इनके मनसब को बढ़ाया। और जहांगीर के उत्तराधिकार के मामले में इन्होंने जहांगीर का विरोध किया था, इसलिए जहांगीर ने इन्हें सजा देने के उद्देश्य से अहमदनगर का गवर्नर बना दिया था। 1614 में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है।
मान सिंह जी के बाद अगले जो मेन राजा आते हैं भाव सिंह जी के पुत्र जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम जिन्हें इतिहास में मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जाना जाता है, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ने से पहले हम मान सिंह जी की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, अब तक हमने राजा मान सिंह का राजनीतिक जीवन देखा, अब हम राजा मान सिंह का सांस्कृतिक योगदान देखते हैं। साथियों, सांस्कृतिक योगदान की अगर हम बात करें तो मान सिंह जी के द्वारा कौन कौन से दुर्ग बनवाए गए, कौन कौन से महलों का निर्माण करवाया गया, कौन कौन से मंदिर बनवाए, कौन कौन से नगर बनवाए और कौन कौन सी कला को इन्होंने संरक्षण दिया। तो मान सिंह जी के द्वारा आमेर किले का निर्माण करवाया गया, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, और ये जो जयगढ़ का किला है इसे जयगढ़ नाम मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर दिया गया। बाकी इसकी शुरुआत मान सिंह जी के समय हुई थी। इसके बाद जब ये बिहार में गवर्नर थे, बिहार के सूबेदार थे, तब बिहार में एक रोहतासगढ़ करके एक दुर्ग भी इन्होंने बनवाया। उसके बाद कौन कौन से महल इनके द्वारा बनवाए गए, तो आमेर का जो दुर्ग है, दुर्ग भी वास्तविकता में अगर इसको दुर्ग न कहकर आमेर के दुर्ग को आमेर के महल कहा जाए तो ये ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि उसकी जो संरचना है एक दुर्ग की बात न होकर महलों की बात है। तो आमेर में सुख मंदिर महल, यश मंदिर महल और सुहाग मंदिर महल, ये तीनों महल जो बने हुए हैं ये आमेर में इनके द्वारा बनवाए गए। उसके बाद पुष्कर में मान महल का निर्माण करवाया गया और बेराट में पंचमहला का निर्माण भी मान सिंह जी के द्वारा करवाया गया। तो ये दुर्ग और ये महल। इसके बाद मान सिंह जी बड़े धार्मिक टाइप के आदमी थे और भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। मंदिर कौन कौन से इन्होंने बनवाए, तो राधा गोविंद मंदिर जो वृंदावन में है, तो वृंदावन के राधा गोविंद मंदिर का निर्माण मान सिंह जी ने करवाया। पटना के भवानी मंदिर का निर्माण मान सिंह जी ने करवाया। गया में महादेव मंदिर इन्होंने बनवाया और आमेर में शिला देवी का मंदिर इन्होंने बनवाया। और साथियों, ये शिला देवी जो है ये आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। कुलदेवी जमुआई माता है और इष्ट देवी शिला माता है। उसके बाद आमेर में एक और मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर मान सिंह जी के समय बना आमेर में, नो डाउट, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह जी ने नहीं करवाया, ये मान सिंह जी की रानी कनकावती जी के द्वारा करवाया गया था। और जगत शिरोमणि मंदिर के पीछे का रीजन ये है बनवाने का कि जब मान सिंह जी बंगाल अभियान पर थे, बंगाल की सूबेदारी पर थे, तब मान सिंह जी के 3 बेटे भी उनके साथ थे, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और जगत सिंह। उन अभियानों में जगत सिंह वीरगति को प्राप्त हो चुका था, इसलिए जगत सिंह जी की स्मृति में जगत सिंह जी की मां रानी कनकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति लगी हुई है ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी चित्तौड़ के महलों में। ठीक है साथियों, तो ये मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया। उसके बाद कौन कौन से नगर इनके द्वारा बनवाए गए, तो बंगाल में अकबर नगर और बिहार में मानपुर कस्बा मान सिंह जी के द्वारा बनाया गया। उसके बाद कला के क्षेत्र में अगर बात करें तो एक कला है ब्लू पोट्री, जयपुर वाले क्षेत्र में काफ़ी फेमस है। ब्लू पोट्री हम जानते हैं कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो कलाकारी की जाती है उनमें नीले रंगों की प्रधानता होती है, इसलिए उसे ब्लू पोट्री कहा जाता है। और ब्लू पोट्री के लिए सम्माननीय कृपाल सिंह जी शेखावत को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये ब्लू पोट्री मूल रूप से ईरान, जिसे पर्शिया कहा जाता था, पर्शिया की एक कलाकारी थी। अकबर के समय पर्शिया से ये पहली बार लाहौर में आई और जब ये लाहौर के गवर्नर हुआ करते थे, काबुल के गवर्नर हुआ करते थे मान सिंह जी, उसी दौरान मान सिंह जी लाहौर से इस ब्लू पोट्री की कला को आमेर रियासत में लेकर आए। लेकिन अगर ब्लू पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री राम सिंह जी के टाइम पे सबसे ज़्यादा विकसित हुई, लेकिन ब्लू पोट्री को पहली बार लाने का जो श्रेय है वो मान सिंह जी को दिया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो मान सिंह जी के समय साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, क्या योगदान रहा, उसके बारे में बात करते हैं। तो मान सिंह जी के दरबारी विद्वान, अपने दरबार में कई विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दिया और मान सिंह जी के दरबारी विद्वानों से 1-2 बार प्रश्न पहले पूछे भी जा चुके हैं। तो हरिनाथ और सुंदरदास, ये प्रश्न आया था साहब
यह प्रश्न आया कि हरिनाथ और सुंदरदास किसके दरबारी विद्वान थे, देन आंसर होगा मानसिंह जी के। हरिनाथ और सुंदरदास जो एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, अब भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हापा बारट, मुरारीदान, जगन्नाथ और दलपत राज, ये इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। तो मुरारीदान जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई मान प्रकाश ग्रंथ, जिसमें मानसिंह जी की उपलब्धियों का वर्णन है, मानसिंह जी पर प्रकाश डाला गया है इसमें। तो मुरारीदान का मान प्रकाश ग्रंथ लिखा गया। जगन्नाथ जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, कि मुक्त कंठ से मानसिंह जी की कीर्ति का जो यशोगान किया गया वो इस पुस्तक में है। तो मुरारीदान जी के द्वारा मान प्रकाश ग्रंथ और जगन्नाथ जी के द्वारा मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। उसके बाद दलपत राज जी के द्वारा एक ग्रंथ, दो ग्रंथ लिखे गए जो पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम के नाम से जाने जाते हैं। ये मानसिंह जी के दरबारी विद्वान थे, हरिनाथ, सुंदरदास, हापा बारट, मुरारीदान, जगन्नाथ जी, दलपत राज जी। लेकिन इनके समय की जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो पुंडरीक विट्ठल जी की है। पुंडरीक विट्ठल इनके दरबार में नहीं थे। ये जो मैंने इधर विद्वानों के नाम लिखे हैं, जो कृतियां लिखी है, ये इनके दरबारी विद्वान थे। लेकिन मानसिंह जी के समय ही इनके भाई माधो सिंह जी के दरबार में एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल के द्वारा कुछ फेमस रचनाएं रची गई, नर्तन निर्णय, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और दूनी प्रकाश। साथियों, एग्जाम में कई बार ये पूछी हुई है, तो इनको थोड़ा याद रखना। पुंडरीक विट्ठल जी के द्वारा नर्तक निर्णय, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, दूनी प्रकाश, कई रचनाएं लिखी गई। और पुंडरीक विट्ठल जी, इस बात का याद रखना, मानसिंह जी के दरबारी विद्वान नहीं थे, मानसिंह जी के समकालीन विद्वान थे, उन्हीं के समय में थे। तो ये मानसिंह जी, जिन्हें सर्वोच्च मनसब प्राप्त था, 7,000 के मनसबदारी थे। अकबर इनकी वीरता से काफ़ी प्रसन्न था। काबुल, बिहार, बंगाल का इन्हें गवर्नर बनाया गया। जहांगीर की ताजपोशी का इन्होंने विरोध किया और कला, संस्कृति, स्थापत्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मानसिंह जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगे रहिए।